सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, रमज़ान मुबारक अब तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है और साथ ही साथ जो लॉकडाउन खुला है उसके बाद एक ऐसी कैफियत नज़र आई है बाज़ारों में, मार्केट्स में कारोबार करते हुए लोगों को कि जैसे शायद ये आखिरी बार ही बाज़ार खुले हैं, इसके बाद बाज़ार बंद हो जाएंगे। और उसकी वजह से कराची में 5 बड़ी मार्केट्स बंद कर भी दी गई क्योंकि SOPs पर ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तेज़ी के साथ लोग जब बाहर निकले हैं तो ये अब ख़तरा पैदा हो रहा है कि मरज़ बढ़ सकता है। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाकर बाहर नहीं निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है, चाहे वो कारोबार करने वाले हों या चाहे ख़रीदारी करने वाले हों। इसकी वजह से अब दोबारा से हुकूमतें सोच रही हैं कि सख्त लॉकडाउन की तरफ जाया जाए और ईद से पहले जो कहा जा रहा था बार बार कि कारोबार करने दें, वो कारोबार नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है और 22 करोड़ में अभी तक 2 लाख भी टेस्ट शायद नहीं हो पाए हैं मुकम्मल तौर पर, चारों सूबों के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी। इसकी क्या वजूहात हैं कि अभी तक ये मामला इतना सुस्त है? अगर यही रहा तो फिर इसका मतलब है कि ये साल पूरा हम टेस्ट करते गुजार देंगे, ऐसी लॉकडाउन की कैफियत होगी और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा क्या? आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो मुतालिक टास्क फोर्स है उसको हेड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहेंगे, हम हर हफ्ते आपसे टाइम लेते हैं, आप वक्त देते हैं, चीज़ों के बारे में हम वो चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हकीकत में हो रही होती हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जो मैंने अपने इब्तदाइये में कहा कि हम शायद अभी 2 लाख तक बमुश्किल पहुँचे हैं टेस्ट करने में, आप बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ ये सेटअप्स हैं, कुछ मशीनें हैं, तरीक़ाकार है, उससे हम यौमिया 50 से 60 हज़ार तक जा सकते हैं। आपकी रिकमेंडेशंस और उन चीज़ों के बावजूद भी अभी तक सूबाई हुकूमतें हैं या वफाकी हुकूमत है वो अमल नहीं कर पाई है। वजूहात क्या हैं सर इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है क्योंकि अब हेल्थ जो है 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो अमल दरामद तो सूबों को ही करना है पूरे मुल्क में। फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ इस्लामाबाद और एसोसिएटेड टेरिटरीज़ में ही अमल कर सकती है। मैंने आज से महीना भर, 1.5 महीने पहले और साइंटिस्ट के साथ मशवरा करके यही कहा था कि बहुत अहम है कि हम इस वक्त फौरी तौर पे पूल टेस्टिंग की जाएं। पूल टेस्टिंग का मतलब कि जो सैंपल जो है बहुत से जमा करके एक जगह, अगर 100 सैंपल हैं तो उनके 10 ग्रुप्स बना लें और ये हर ग्रुप की टेस्टिंग करें, और अगर उस ग्रुप में कोई पॉजिटिव आ जाए तो फिर इंडिविजुअल उस ग्रुप को टेस्ट करें। यानी कि इस तरह पूल टेस्टिंग कहलाती है और जर्मनी और दूसरे ममालिक में इसको बड़े आम तौर पे किया जाता है। बहुत आसान है, कोई नई मशीन नहीं चाहिए, कोई नया टेक्नीशियन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप इमीडिएटली आप 8 से 10 गुना प्रोडक्टिविटी, अगर आप 12,000 कर रहे हैं टेस्ट आज, तो उसको आप लाख टेस्ट रोज़ाना पे आज ही लेके जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये रैंडम टेस्टिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड नहीं होते तो बहुत उसके लिए बहुत मुफीद होती है। तो अभी तक उसको एक आध हस्पताल में मुल्क में शुरू किया गया है। शौकत खानम पहला हस्पताल था लाहौर में जिसने ये पूल टेस्टिंग शुरू की थी, उसके बाद एक आध हॉस्पिटल में शायद और हुआ हो, वरना ये अभी तक नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आप सिर्फ 10-12 हज़ार टेस्ट महदूद हैं। जबकि WHO ने ये कहा है कि आपकी कम से कम 1% पॉपुलेशन को फौरी तौर पे टेस्ट करना चाहिए। यानी 22 करोड़ हैं तो 22 लाख टेस्ट आपको फौरी तौर पे करने चाहिए, जबकि आप मुश्किल से 2 या 3 लाख टेस्ट कर पाए हैं। तो आप बहुत पीछे हैं इस मैदान में। तो एक तो पूल टेस्टिंग करनी चाहिए थी और दूसरे एंटीबॉडी टेस्टिंग, जिसमें कोई मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, एक सिंपल सा आला होता है, एलाइज़ा रीडर कहलाता है, वो भी बहुत पूरे मुल्क में मौजूद हैं।
और खाली ज़रा सा खून का एक कतरा लेकर और उससे आप टेस्ट कर सकते हैं, और उसमें 8, 10, 12 घंटे भी नहीं लगते, और 10-15 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये एंटीबॉडी टेस्टिंग, ये दो चीज़ें हमें फौरी तौर पे बड़े पैमाने पे करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जो लोग 30,000 लोग इस वक्त इसमें मुब्तला हैं या 3 लाख लोग मुब्तला हैं, क्योंकि आपने टेस्टिंग ही नहीं करी। जैसे टेस्टिंग का नंबर बढ़ता जा रहा है तो आपको अंदाज़ा होता जा रहा है कि कितने लोग मुब्तला हैं। तो आप इस वक्त अंधेरे में ये प्लानिंग हो रही है हमारी। सही, बिल्कुल ये अंधेरे की प्लानिंग है, इससे निकलना होगा। जो आप सिर्फ WHO कह रहे सिर्फ 1%, तो फिर 22 लाख लोग अभी तक टेस्ट हम नहीं कर पाए नज़ीर लगारी साहब, तो हम तो फिर अंधेरे में ही सफ़र कर रहे हैं। हमें तो मालूम ही नहीं है कि मंजिल किस तरफ है और रास्ता कौन सा जाना है। हम रिवर्स गियर में हैं, फॉरवर्ड गियर में, हमें तो किसी जानिब मालूम नहीं है, ना वो वफाकी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें, क्योंकि सब्जेक्ट ये अब सूबाई हुकूमतों का है। हमारे पास इस बारे में कैपेसिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा साल टेस्ट करते हुए ऐसे ही कभी मार्केट खोलते हुए, कभी बंद करते हुए, कभी मरीज ज़्यादा कभी थोड़े, ऐसे ही चलते रहेंगे आप? एक तो ये कि डॉक्टर साहब की बात अपनी जगह पर ठीक है कि जो है वो 18वीं तरमीम के बाद डिवोलेशन हुआ और हेल्थ डिपार्टमेंट नीचे चला गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वफाकी सतह पर एक ऐसा फोरम बनाया हुआ है जहाँ तमाम सूबे और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद होते हैं। वो जमा होते हैं, वो बैठकर सारी सूरत हाल का डे टू डे उसका तजिया करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं या एक साथ बैठकर मीटिंग्स करते हैं, और उसमें और फेडरेशन की अहम शख्सियात भी होते हैं और हमारी सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं, और वहाँ पर आर्मी चीफ भी विज़िट कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी जा चुके हैं। तो इसकी ओनरशिप इस तरह से नहीं है कि सूबों के पास है। क्राइसिस में सारे के सारे लोग एक साथ एक पेज पर आ जाते हैं और आ जाना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम इस बात पर पड़ जाएं, अमेरिका में ये बहस हो सकती है, अमेरिका के अंदर चूँकि वो जो रियासतें हैं वो बहुत ज़्यादा खुद मुख्तियार रियासतें हैं और वो सदर के साथ एक दूसरे लहजे में बात कर रही होती हैं। हमारी रियासतें एक हद तक अपनी उनकी खुद मुख्तियारी भी है और एक हद तक, लेकिन वो फेडरेशन से बाहर का सोच भी नहीं सकती हैं और सोचना भी नहीं चाहिए। तो हमें एक हैं, हम अलग नहीं हैं। ये नहीं है कि जनाब सिंध जो है वो उससे बलूचिस्तान से हट कर कोई चीज़ है, या बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से, या सारे सूबे पंजाब से हट कर कोई चीज़ नहीं है, ना गिलगित बल्तिस्तान ना कश्मीर, हम सब एक हैं। और इस सारी सूरत हाल का फेस करने हमने एक साथ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है बॉडी टेस्टिंग की भी और रैंडम टेस्टिंग की भी। हम इस तरह से अगर आगे बढ़ सकते हैं तो हुकूमतों को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि डॉक्टर साहब ने पिछली मरतबा भी कहा था कि भाई हमारे पास मशीनें मौजूद हैं, टेक्नीशियंस मौजूद हैं और हम टेस्ट करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। वो ये कह रहे थे कि हम 70,000 80,000 तक जा सकते हैं। तो आखिर कौन सा मसला है जिसकी वजह से हम उस टेस्टिंग को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं और वो उन मशीनों को काम में नहीं ला रहे हैं? हमें बाहर, हालांकि डॉक्टर साहब ने तो खुद एक तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया कि अपनी कराची यूनिवर्सिटी से इंडस हॉस्पिटल को मशीनें भिजवाईं, वहाँ 800 से 2,500 तक उनकी कैपेसिटी पहुँच गई। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक काम था कि सिर्फ एक एप्लीकेबल भी है और प्रैक्टिकल हो चुका भी है। तो फिर इस तरीके से पंजाब के अंदर और दीगर जहाँ जहाँ ये मशीनें पड़ी हैं वहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकती है और चीज़ें बन भी सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है। जी लगारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ का मसला कुछ और है। मसला ये है कि डे 1 से हम एक पेज पर नहीं रहे हैं। हालांकि एक अच्छा एक फोरम है, वहाँ बैठते हैं, सारे बातचीत भी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है और इश्यूज़ की बात होती है, फिर फैसले भी होते हैं, फिर फैसलों पर अमल दरामद की बात भी होती है। लेकिन वफाक की तरफ से इस मामले को, अगरचे डॉक्टर ताउर रहमान जैसी बड़ी शख्सियत को उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए टास्क फोर्स का सरबराह बनाया है, लेकिन टास्क फोर्स सरबराह कम अज़ कम इतना भी तो कर सकते, अगर उनके पास अख्तियारात होते, ये सारा मैंडेट होता तो इतना तो कर लेते ना कि वो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा लेते। उनकी कोशिशों यही हुआ है कि इंडस अस्पताल में मशीनें चली गई और वहाँ से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी किसी हद तक बहुत महदूद जो है वो बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता था। हमारे यहाँ ये देखा नहीं जा रहा है, ओनरशिप नहीं ली जा रही है।
सर ऑनरशिप में डॉक्टर साहब ने जो बात लगा सब ये की है कि अब वज़ीर आला के अहकामात हों तो यूनिवर्सिटी से वो चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो सकती हैं जहाँ जहाँ पे ये टेस्टिंग हो रही है, SIUT हो या इंडस हॉस्पिटल हो, शौकत खानम हो या लाहौर के जिना या म्यो हॉस्पिटल्स हों। तो ये मामला अब सूबाई लेवल पे भी शायद उस तरह नहीं हो रहा जो डॉक्टर साहब तजवीज़ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज़, पिछले दिनों में ये बात हो रही थी कि शायद हॉस्पिटल्स अब फिल हो चुके हैं, जितने मरीज़ वहाँ पर लाए जाने थे वो हो चुके हैं, जो घर में आइसोलेट हैं वो वहाँ पर हैं। तो क्या हम इस वक्त हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी में भी बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं? अगर खुदा न खास्ता जो WHO बता रहा है कि 2 लाख मरीज हो सकते हैं जुलाई में, तो फिर क्या वो मरीज सड़कों पर होंगे? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इशू है। अभी तक तो हम हॉस्पिटल्स के अंदर कैपेसिटी मौजूद है जहां तक मुझे इल्म है, लेकिन ये बहुत जल्दी कैपेसिटी भर सकती है। और WHO ने तो मिडल ऑफ जुलाई में 2 लाख के करीब कहा है कि हम पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा अंदाजे के मुताबिक जुलाई के आखिर तक और अगस्त में हम 4 से 6 लाख तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। और हो सकता है कि तकरीबन 5 या 6 लाख पे जाके हमारी वो पीक पहुंचे और फिर आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो। वो डिपेंड करेगा सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर। कैपेसिटी मैं एक बात ज़रा वाजे कर दूं कि जो कैपेसिटी बढ़ाई गई है इंडस हॉस्पिटल में ही नहीं बढ़ाई हमने, जो हमारा इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं हमारी, उसके तहत हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर के अंदर मशीनें प्रोवाइड की हैं ब्रिटिश ग्रांट के थ्रू, और वहाँ भी टेस्ट होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट हमने कायम किया था, जो 3 साल पहले हमने बनाना शुरू कर दिया था। उसमें अब पाकिस्तान की बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं, बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटीज़, और वहाँ भी इस वक्त डे एंड नाइट काम हो रहा है। सैंपल्स वहाँ भी टेस्टिंग हो रही है। हमारा ही इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में, तो कई जगह पे इस पर काम हो रहा है। तो मसला जो है इस वक्त, और बहुत सारी मशीन्स ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, ये PCR मशीन्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन्स, जो खाली पड़ी हुई हैं, टेक्नीशियंस घर बैठे हैं और उनको इस वक्त फौरी तौर पे बरूए कार लाया जा सकता है अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस पे ध्यान दें। और ये एक इनके टारगेट होना चाहिए कि इस महीने हमें 1 लाख टेस्ट रोजाना तक हर हाल में पहुंचना है, और इस टारगेट पे पहुंचने के लिए जो कुछ भी इकदाम करने हैं वो करें। पूल टेस्टिंग से, जैसे मैंने कहा, आज पहुंच सकते हैं आप बगैर किसी चीज़ के 70-80 हज़ार टेस्ट पे, आप 10-12 हज़ार। लेकिन डॉक्टर साहब उसकी जानिब भी तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जा रही है कि शायद ये जो तजावीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, हम टेस्ट की जानिब उतना नहीं जा रहे जितना इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जानिब जा रहे हैं। और इस वक्त भी बताया जा रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत पंजाब वो मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं कोरोना से मुतालिक। नाज़रीन को दिखाते हैं जी, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये तो टेस्टिंग के हवाले से है, जो हमें कैपेसिटी को बिल्ड करना है, शायद वो करें, कब करें और किस तरह से हो। लेकिन दूसरा इस वक्त अमल है कि जो लोग निकले हैं और लोगों को शायद वो उस तरह से खौफ डर नहीं हो रहा है कि अब इलाज भी इसका नहीं है, अद्वियात नहीं है, ये भी आपने बताया। वैक्सीन अगर आप कहते हैं कि तैयारी भी होगी 2022 तक जाके, 21 के एंड तक जाके वो तैयारी हो सकती है और फिर जाके उसके काबिल इस्तेमाल होने के मामलात हो सकते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में अब क्या इसी तरह से जीना सीखना है इस कोरोना के साथ, और इसी तरह से चलता रहेगा अगले 1.5-2 साल जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है, जब तक इसकी अद्वियात तैयार नहीं होती हैं? जी, अभी वैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीद इस वक्त जो हमारी लगी हुई है वो एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, जो कि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ मिलकर, और वो उम्मीद है, वो कह रहे हैं कि इस साल सितंबर तक वो वैक्सीन कुछ मिलियन डोजेज उसके अवेलेबल हो जाएंगे और दिसंबर तक कोई 1 अरब डोजेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो वो प्रॉबेबली, अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है, और इसमें एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है, तो शायद ये वैक्सीन इस साल के आखिर तक, सितंबर और दिसंबर के दरमियान ये इस क्वांटिटी में बनने लगे। वो पाकिस्तान को मिलती है या नहीं वो अलग सवाल है, क्योंकि दुनिया भर में इसकी डिमांड होगा, और बाकी वैक्सीन जो हैं वो उसके बाद अगले साल के शुरू में, यानी कि फरवरी मार्च से लेके जून तक, अगले साल तक अवेलेबल होंगी। लेकिन जब तक ये पूरा तूफान काफ़ी हद तक अपना नुकसान कर चुका होगा, तो हमें उससे पहले ही मेजर्स लेने पड़ेंगे। एक जो खुश आयन बात यह है कि हमारे यहाँ अमवात कम हो रही हैं। उसकी एक बड़ी वजह मेरी नज़र में ये है कि हमारे यहाँ जो एवरेज एज है, जो औसत उम्र है पाकिस्तान में, वो 32 साल है जब पॉपुलेशन की, यानी कि बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है। और जो
बच्चे और नौजवान अफराद इस हद तक अफेक्ट नहीं होते जितने बूढ़ी पॉपुलेशन होती है, जबकि यूरोप दूसरे ममालिक में बड़ी पॉपुलेशन है। तो ये एक बेहतरी की तरफ है। और जो वेंटिलेटर्स के बारे में जो बात कर रही थी अभी, मैं ये भी बता दूं कि वेंटिलेटर अक्सर फेल हो रहे हैं यहाँ पर, और उसकी वजह ये है कि जब तक लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं तो इतनी हालत ख़राब हो गई होती है, और क्योंकि ये बीमारी इस नौइयत की है कि जो आपके जो फेफड़ों के अंदर एक छोटे छोटे बबल्स होते हैं जो एल्वियोलाई कराते हैं, वो भर जाते हैं, और जब वेंटिलेटर्स पे जाते हैं और प्रेशर देते हैं ऑक्सीजन का तो वो फट जाते हैं। तो 98% 98% अमवात हो रही हैं उन लोगों की जो कि वेंटिलेटर्स पे हैं। तो वेंटिलेटर्स के बजाय कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा की तरफ हमें जाना चाहिए। प्लाज्मा पे उस स्टेज पे अगर आप डालें तो वो बहुत बेहतर है, और प्लाज्मा आप क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स मौजूद हैं तो प्लाज्मा आइसोलेट करके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो वेंटिलेटर्स के मुकाबले में बहुत बेहतर और बैनुल अक़वामी तौर पे भी बेहतर पाया गया है बनिस्बत वेंटिलेटर्स के। तो हमें शिफ्ट करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जो वहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर बना रखा है जिसका लगारी साहब जिक्र कर रहे थे, उसमें कुछ साइंटिस्ट को भी शामिल करें, क्योंकि वहाँ मेडिकल डॉक्टर्स तो मौजूद हैं और दूसरे लोग मौजूद हैं, लेकिन साइंटिफिक एलिमेंट वहाँ मिसिंग है, ताकि जब तक के अच्छे साइंटिस्ट उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और गाइड नहीं करेंगे, जब तक आपकी प्लानिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही है। ये तो ज़रूरी है कि उसमें शायद जितने एग्जेक्टिव्स के लोग हैं या कुछ मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके साथ साइंटिस्ट को होना बड़ा ज़रूरी। जो प्लाज्मा के हवाले से डॉक्टर साहब आपने बात की है वो पाकिस्तान में खासा इस वक्त कामयाब भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर साइंसदान, और साथ इस वक्त जो कोरोना की टास्क फोर्स है उसको हेड भी कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है उज़मा कारदार साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ हैं। उज़मा कारदार साहिबा, अब ये सवाल बार बार हो रहा है कि सिंध हो वफाक हो, दोनों जानिब से इस वक्त, या फिर पंजाब भी है, वो आपस में बयानबाजी में जितना तुंदो तेज़ लहजा अपनाए हुए हैं उतना ना पंजाब, ना वफाक, ना ही सिंध इस कोरोना से लड़ते हुए कर रहे हैं। तो क्या अब कोई चीज़ नहीं है हुकूमतों के पास करने के लिए कि वो एक दूसरे पर तनकीद, इल्ज़ामात और इल्ज़ामात के जवाब दे रहे हैं? जी मुदस्सर, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बड़ा अफसोस है कि इतने बड़े क्राइसिस से कौम नब्ज़ आज़मा है, फिर भी हम एक पाकिस्तानी बन के नहीं सोच रहे, एक कौम बन के हम नहीं सोच रहे हैं। जिन लोगों ने बड़ी जनाब मिन्नतें तरले करके और बड़ा प्रेशर डाल के नेशनल असम्बली का और सेनेट का इजलास बुलाया, उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाके वो इजलास ही अटेंड कर लें, और वहाँ पे सवाए पॉलिटिकल स्कोरिंग के आपको अगर कुछ मिल गया हो या आपने देख लिया हो तो आप ज़रा इन्फॉर्म कर दें। देखिए, इस वक्त सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम नहीं, पूरी दुनिया जो है इस वक्त ये जंग लड़ रही है, और हर एक जो है इस मुश्किल में है। इकॉनमी और जो है वो क्रैश कर गई है पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे पाकिस्तान, हम लोग तो पहले ही तरक्की पजीर थे, हमारे तो पहले ही जो रिसोर्सेज हैं वो कम थे। इतने में 1200 अरब का इतना बड़ा रिलीफ पैकेज देना जो था, मेरे ख्याल में ये पहले कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। अब पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो दिन रात इस काविश में लगे हुए हैं। आपने देखा है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग्स हर हफ्ते 2-3 दफ़ा होती हैं, फिर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, वहाँ मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है। अब इन लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता। ये कहते हैं कि जी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हुकूमत जो है कंफ्यूज है, ये फलाना है। कंफ्यूजन तो ये लोग फैलाते हैं। इनको चाहिए कि इस वक्त हुकूमत के साथ बैठें और कोई अच्छे सॉल्यूशंस दें, और कोई आके तो बताएं कि किस तरह से हमने सेहत को और मईशत दोनों को संभाला देना है, किस तरह से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त कहीं भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं आपको मिलेगा। ये पहली दफा है। ये स्पेनिश। अच्छा, उज़मा कारदार साहब, आप कह रहे हैं ऑपोजिशन बैठना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऑपोजिशन को बिठाए, हुकूमत नहीं बैठ। कौमी असम्बली का इजलास है, ऑपोजिशन लीडर नहीं आए तो इमरान खान साहब भी, ऑपोजिशन कहती है वो भी नहीं आए, वो आते, वो आकर बताते। ऑपोजिशन कहती है 3 सूबों में वज़ीर आज़म गए हैं, सिंध का सूबा पाकिस्तान से क्या कहीं बाहर है जिसमें वज़ीर आज़म आकर इस सूबे के लोगों के साथ नहीं मिले हैं? क्या वजह है? हम सवाल करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ हैं, उज़मा कारदार साहबा भी हैं। ब्रेक के बाद आकर मज़ीद बात होगी।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। लॉकडाउन खुलने का आज चौथा दिन है और इस वक्त मुसलसल रश नजर आ रहा है मार्केट्स में। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। अब्बास हैदर नकवी इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, आगाह कीजिएगा, वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल आपके साथ है, क्या कहते हैं SOPs के हवाले से? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां असलम इकबाल साहब, और उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से पंजाब हुकूमत क्या काम कर रही है। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपके टाइम का। ये बताइएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो मार्केटों की सूरत हाल है, अवाम तो बिल्कुल लापरवाह नज़र आ रही है, तो कोई बड़ा फैसला करेंगे कि दोबारा इनको ब्लॉक किया जाए? देखें, हिफाजती तदाबीर की डायरेक्शन दी जा सकती हैं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए जो यूनियन है और मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ज़रिए रिक्वेस्ट की जा रही है। मुख्तलिफ मार्केट को विज़िट किए, आज लिबर्टी मार्केट का विज़िट किया। लिबर्टी मार्केट के अंदर बेहतर चीज़ें नज़र आई, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है। और दो एक चीज़ें हैं जिसमें अंडर एज बच्चे आ रहे हैं, उनको मैंने मना किया कि उनको गेट के ऊपर डिस्करेज करें उनके पेरेंट्स को कि वो ना आएँ। मास्क प्रोवाइड करें, हर दुकानदार ख़ुद मास्क पहने, अपने स्टाफ को मास्क पहनाए। दूसरा ये है कि अगर कोई कस्टमर मास्क के बगैर अंदर आना चाहता है, सबसे पहले उसे मास्क दे दे ताकि वो बैठ के दुकान के अंदर जो डीलिंग है उसकी वो डीलिंग कर लें। इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें, सफाई सुथराई का जो सिस्टम है उसको बेहतर करें मार्केटों के अंदर। बाकी ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो भी इनको हेल्प चाहिए वो भी देंगे, पुलिस की तरफ से चाहिए वो भी देंगे, कॉरपोरेशन TMA की तरफ से जो इनको हेल्प चाहिए वो भी देंगे, मिनिस्ट्री के एंड से जो इन्हें मदद चाहिए वो भी हम हाज़िर हैं। तो मियां साहब ये बताइएगा कि हालात तो कशीदा हुए हुए हैं, आज जो मार्केट की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा रश है, आवाम को कैसे समझाएंगे? आवाम तो बाहर निकल रही है और बच्चे भी निकल रहे हैं, ख़वातीन भी निकल रही हैं, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे वो इस बात का। देखिए, नहीं रख रहे बेसिकली तो जो हमने कहा हुआ है कि एंट्री पॉइंट के ऊपर आप चीज़ों को फ़िल्टर करें, सीनियर सिटीज़न को ना आने दें, कोशिश करें। आप फैमिली में एक फैमिली के अगर 5 अफराद हैं, 7 है, वो 7 के साथ आ जाते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि 2 अफराद आएँ, आके शॉपिंग कर लें। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आप अपने मोबाइल के ऊपर भी बच्चे की पसंद नापसंद वीडियो के ज़रिए आप उसको करवा सकते हैं, लाइव दिखा सकते हैं। आप उस तरफ जाके चले जाएं, आप साथ आते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा ना हंसता, अल्लाह ना करे कि अगर किसी ने एक ट्रांसमिशन जो लोकल कैच कर ली, कोरोना का जो वायरस है वो कैच कर लिया, तो सबकी ज़िंदगी आप ख़तरे में डाल रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली की डाल रहे हैं। देखें, हुकूमत बता सकती है और फिर हुकूमत का इंतहाई इक़दाम जो है वो है कि मार्केट को बंद कर दिया जाए। तो वो हम इंतहाई इक़दाम की तरफ अभी नहीं जा रहे, क्योंकि ताजर तंजीमों ने कल रात मुझे गारंटी की है कि हम अब्बास, अगर ये SOPs पर अमल ना हुआ तो फिर सख्ती की जाएगी। कुछ मार्केट्स में SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन आवाम को यह ख्याल रखना है कि वो जब आ रहे हैं तो SOP पर अमल किया जाए। फैसलाबाद की सूरत हाल जानेंगे, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में कोरोना डेस्क भी कायम कर दिया गया और जेल में इंतजामात क्या हैं किए गए, इस बारे में बात करेंगे। ब्यूरो हेड फैसलाबाद खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी खावर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, कोरोना एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार करने के बाद जहां पर तमाम दुनिया को परेशान किए हुए हैं, वहीं पर फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद अफराद भी इसके हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाए हुए हैं। और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है हुकूमती SOPs के मुताबिक मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। कोरोना फ़िल्टर जो है काउंटर बनाया गया है, जहाँ से गुजरने से पहले लोगों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अली अकबर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने कैदी हैं इनके पास यहाँ पर मौजूद हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। अली भाई, आप बताएंगे आपके पास यहाँ पर टोटल कितने कैदी हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं उनको कोरोना से बचाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जी कुछ 1700 के ऊपर कैदी हैं, जिनमें कोई 90 के करीब ख़वातीन हैं। और कोरोना की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलके हम उस पर मनोअम अमल पैरा हैं। हमने एक कोरोना फील्ड हॉस्पिटल अंदर इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, जिसमें कोरोना टेस्टिंग स्टेशन है, कोरोना वार्ड है, कोरोना उसमें आइसोलेशन सेल्स हैं। और हमने पूरा इंश्योर किया है सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स, सोप्स, जितनी चीज़ें आपको सफाई सुथराई के लिए चाहिए हैं वो सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट भी दे रही है, डोनर्स भी दे रहे हैं। उसके अलावा हमने कमेटीज़ बनाई हुई हैं जिसमें लोगों को जो एजुकेट करते हैं प्रिजनर्स में से कि आपने हाथ धोने हैं, इनकी हम डेली बेसिस पे इनको स्ट्रीमिंग करा रहे हैं।
यहाँ पर मौजूद सुपरिटेंडेंट जेल की आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं। तकरीबन 35 वार्ड्स जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर बाहर से आने वाले कैदियों को पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि खुदा न खास्ता उनमें से अगर किसी में अलामात हो तो उनके प्रॉपर टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके बाद उनके टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें मुंतकिल कर दिया जाता है उनकी मखसूस जगहों पर। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड भी कायम कर दिए गए हैं, सेल भी कायम कर दिए गए हैं, काउंटर भी कायम कर दिए गए हैं। और इनका कहना है कि यहाँ पर खबर अब्बास हमें फैसलाबाद से सुराग कर रहे थे, जेल इंतजामात क्या हैं। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।